गुड इवनिंग गाइज। सो फाउंडेशन सी एम ए फाउंडेशन की एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, 3-4 हफ्ते बचे हुए हैं। सो आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग। सो आई हैव मेड फ्यू वीडियो 6 मंथ्स एगो जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए था। तो उसके अलावा और भी कुछ कुछ टॉपिक्स में रिवीजन लेना चाहूँगा इस बार, ताकि पूरा एक अपना लाइब्रेरी बन जाए। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की आज रिवीजन लेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 76 टू 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको रिपील किया गया, निकाल दिया गया, और इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पास किया गया। सो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बायर सेलर डिलीवरी। तो ओनरशिप ट्रांसफर होना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, टाइटल ट्रांसफर होना, मतलब सेल बोला जाता है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर होना, टाइटल ट्रांसफर होना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना। गुड्स का क्या मतलब है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, and include stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। मतलब गुड्स मतलब सब कुछ आता है एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या, जैसे डेटर है, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम नहीं मिला, अपने को पैसे नहीं मिले, तो उसको कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स डेटर्स। मनी, पैसा, वो छोड़ के बाकी जो चीज़ें मूवेबल है, जैसे कि स्टॉक्स है, शेयर्स है, क्रॉप्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स, या फिर ग्रास है, या फिर ऐसी चीज़ जो बेचने से पहले तोड़ी जाएगी, सीवियर की जाएगी, ये एवरीथिंग इन इज कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। एंड मनी का मतलब इसमें ओल्ड कॉइन्स भी आते हैं। ठीक है, अ डेट ड्यू टू मैन फ्रॉम अनदर इज एन एक्शनेबल क्लेम एंड कैन नॉट बी सोल्ड एज गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी जो एक प्रूफ है कि किसका मतलब वो किसके ओनरशिप है उन गुड्स पे। जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग है, डॉक वारंट है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरपिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट वारंट। ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट पे एक क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स के, अगर आप एमसीक्यू में जाएंगे, एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट क्या, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है? नहीं, इट इज डॉक्यूमेंट शोविंग टाइटल टू गुड्स है, टाइटल ऑफ गुड्स है। मतलब अगर शेयर्स आपके ओनरशिप के होते तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे है, इसका मतलब शेयर्स आपके हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब क्या, उस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि आपकी उस गुड्स पे ओनरशिप है। ठीक है, ये बिल ऑफ लेडिंग वगैरह वगैरह इसमें आता है। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, मतलब जो सेल होने के बाद, जैसे कि 6 महीने बाद जो आम आएंगे हमारे खेत में, वो आपको बेच देंगे, फ्यूचर गुड्स। अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, फ्यूचर में आएंगे। प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या, किसी से आपने एक घोड़ा शादी में नाचने के लिए, शादी में दूल्हे को बिठाने के लिए हायर कर लिया, तो इट्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी। मतलब आप क्या कर सकते हैं, घोड़े के साथ दूल्हे को उस पर बिठा सकते हैं। ठीक है, आप उससे रेस नहीं लगा सकते, बिकॉज यू डोंट हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, यू डोंट हैव जनरल प्रॉपर्टी, यू हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल मतलब सब कुछ, स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या, दोज गुड्स विच आर एज सर्टन एंड एज सर्टन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एज सर्टन मतलब क्या, स्पेसिफिकली पहचाना गया है जिसके लिए, जैसे कि ये पेन है, सो दिस पेन, अगर मैंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये पेन मैं आपको बेचूंगा स्पेसिफिकली, तो ये पेन आइडेंटिफाइड है स्पेसिफिकली एंड एग्रीड अपॉन, आपके मेरे बीच में एग्रीड है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सेल हो रहा है इस पेन के लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने मैंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं एक पेन आपको बेचूंगा ऐसे ऐसे मेक वाला, ठीक है, स्टाइलस पेन बेचूंगा। ठीक है, सो लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं है बिफोर सेल। सेल होने के बाद उसको मतलब सेल होने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा अलग से, खाली डेफिनेशन दी है, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, इट मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। Definition of contract of sale: a contract of sale is a goods is a sale of goods is a contract whereby sellers transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price। एक प्राइस के लिए ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी मतलब सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो टाइप्स है, एक तो सेल है, मतलब प्रेजेंट में ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ओनरशिप एज ऑफ नाउ ट्रांसफर हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप या टाइटल या प्रॉपर्टी, इट ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम कंडीशन, कंडीशन कैन बी एनीथिंग, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टाइम, सो इट इज इन फ्यूचर। ठीक है,
So where the property in goods, legal ownership of the goods is to be transferred to the buyer at some future date or on fulfillment of certain condition, the contract of sale is called agreement to sell. ठीक है, तो ये हाईलाइटेड आप पढ़ सकते हैं वीडियो फ्रीज करके. सो सेल एग्रीमेंट टू सेल में वही फर्क है. सेल मतलब अभी इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, ओनरशिप ट्रांसफर होना, टाइटल ट्रांसफर होना, तीनों एक ही चीज है. यहाँ पे फ्यूचर में इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सेल, इट इज एग्जीक्यूटरी इट. सो उसके बाद ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन इन द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेल. मतलब सेल होने के बाद आप, डिलीवरी एंड पेमेंट आर डिफरेंट थिंग्स देन सेल. ओनरशिप विदाउट डिलीवरी विदाउट पेमेंट भी ट्रांसफर हो सकती है. ये पेन मैंने आपको बेचा या फिर ये लैपटॉप मैंने आपको बेचा, लेकिन डिलीवरी आपने नहीं ली, पेमेंट आपने नहीं की, फिर भी सेल हुआ सकता है. और सेल होने के बाद ओनरशिप मेरे से आपके पास चलेगी इवन दो आई हैव द पोजीशन ऑफ दिस लैपटॉप. तो उसके बाद लैपटॉप क्या हो गया, सेल हो चुका है लेकिन लैपटॉप मेरे पास था. लैपटॉप खराब होके या फिर लैपटॉप मेरे से टूट गया, यहाँ पे गिर के टूट गया, ठीक है, किसी कारण से, नॉट बिकॉज ऑफ मी. सो उसका डैमेज कौन लेगा? सो उसका डैमेज आप पे ही जाएगा, बायर पे ही जाएगा, बिकॉज सेल हैज ऑलरेडी बीन मेड, जस्ट दैट डिलीवरी वाज नॉट टेकन बाय बायर और पोजीशन वाज विद सेलर. अगर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर डेट पे आप पैसे जब देंगे तब मैं आपको ये सेल करूंगा, ऐसा एग्रीमेंट है, तो उसके पहले लैपटॉप डैमेज होकर टूट गया, किसी का भी गलती हो, तो उसका डैमेज जो है इट विल फॉल ऑन सेलर, दैट इज मी, बिकॉज अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. ठीक है, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स इन केस ऑफ सेल, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है. देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस. इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इफ द सब्सिक्वेंट बायर टेक्स, मैंने इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल आप बेच सकते हैं अगर दूसरा बायर जो है जिसके साथ आप सेल कर रहे हैं उसको पता नहीं है, ही हैज टेकन इट इन गुड फेथ एंड विद कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको टाइटल मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद if the buyer becomes insolvent before payment is made, the seller has to deliver the goods to the official receiver unless he has lien on them. ठीक है, मतलब सेल हो गया, ओनरशिप बायर के पास चली गई, बायर इंसॉल्वेंट हो गया. ठीक है, सो बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट इज मेड, सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर. मतलब जो बैंकरप्ट बायर हो गया तो उसका जो रिसीवर है, जो मैनेज करेगा उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको ये लैपटॉप देना ही पड़ेगा, चाहे उसने पैसे दिए भी ना हो, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है और लैपटॉप भी उसका ओनरशिप है, इवन दो ही हैज नॉट पेड इट. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर बैंकरप्ट हो जाता है तो सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स. वो बोल सकता है कि पहले पैसे दो फिर लेके जाओ. अगर उल्टा हुआ कि सेल हुआ है और सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो सेल हुआ है मतलब बायर की ओनरशिप तो चलेगी, बायर ने पैसे दे दिए, नहीं दिए, बायर के पास लैपटॉप चला जाएगा, सेलर को पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, और अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया अगर एग्रीमेंट टू सेल में बिफोर ओनरशिप ट्रांसफर, मतलब सेल होने से पहले, तो बायर का लैपटॉप पे क्लेम नहीं रहेगा, बिकॉज मतलब जो सेल की गई चीज पे क्लेम नहीं लेगा, बिकॉज अभी एग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं हुआ है. द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या, कितने प्रपोर्शन में, मतलब लायबिलिटी अगर 100 रुपए है और 50 असेट्स है, ठीक है, जो बैंक करप्ट हुआ उसके, तो 50% आपका डिविडेंड आपको मिलेगा, जिसको भी, जिसने भी कर्जा दिया है वो बैंक करप्ट आदमी को. ठीक है, चलो एनी हो. टाइप्स ऑफ गुड देखिए, एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक आता है, एसेटेंट आता है, अनएसेटेंट आता है, फ्यूचर कंटिंजेंट. तो एग्जिस्टिंग गुड में स्पेसिफिक देखते हैं. स्पेसिफिक गुड्स आर दोज व्हिच आर आइडेंटिफाइड and agreed upon at the time of contract of sale is made. It is essential that the goods are identified and separated from other goods. ठीक है, मतलब सेल करते समय वो गुड़ कि ये आम हम लोग खरीदेंगे, ये आइडेंटिफाई किया है, सेपरेट किया है और उस वक्त सेल हुआ है. मतलब सेल होने से पहले दिस हैज बीन आइडेंटिफाइड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम होल लॉट ऑफ अदर गुड्स. ठीक है, लेकिन बाकी जो है, ठीक है, बाकी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है उन्होंने स्पेसिफिक गुड्स का. इन द केस ऑफ सेल ऑफ वन टेबल ऑफ आउट ऑफ 25 टेबल्स, गुड्स शैल बी स्पेसिफिक इफ द टेबल इज सिलेक्टेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. ठीक है, तो मतलब पहले सिलेक्शन उस चीज का पहले हुआ, एसर्टेनमेंट पहले हुई है, उसको अलग पहले किया गया. एज सर्टेन गुड्स मतलब क्या, एज सर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि मैं आम खरीदूंगा आपसे, हापुस आम खरीदूंगा, उसके बाद मैंने आम सारे आपके पास वो देखे, फिर आपने उसको अलग कर दिया मेरे लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, सेल होने के बाद अलग
अलग करने की प्रोसीजर, एसर्टन करने की प्रोसीजर चल रही है। एज सर्टन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर टर्म डिसाइडेड, एज सर्टन गुड्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज अपोर्शन गुड एंड अनअपोर्शन गुड। अपोर्शन मतलब क्या, देखिए एज सर्टन एंड अपोर्शन में फर्क है। एज सर्टनमेंट जो होता है वो सेलर करता है विद द अप्रूवल ऑफ बायर, कि भाई आपको ऐसा ही आम चाहिए ना, आपको हापुस ही चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद अपोर्शन करना मतलब क्या, सेलर विल अलग से निकाला, एसर्टेनमेंट में अलग से उसको पहचान पहचान की गई उस चीज की जो बायर को बेचनी है, एसर्टन हो गई। और एपोर्शन करना मतलब क्या, कि उस चीज को डिलीवरेबल स्टेट में बायर के सामने रख देना, बायर को दे देना, बायर को कम्युनिकेट कर देना कि भाई तेरी चीज डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब हापुस आम को पैक कर दिया गया और बायर को बोल दिया गया कि ये लीजिए आपका आम, या फिर फोन से कम्युनिकेट कर दिया गया। तो ये होता है अपोर्शनमेंट। एसर्टेनमेंट मतलब अलग करना, आइडेंटिफाई करना। अपोर्शनमेंट मतलब उसको बायर को देना, डिलीवरेबल स्टेट में देना, ठीक है। ये क्लियर कट आप समझ लीजिए, ठीक है। गुड्स आर नॉर्मली अपोर्शनड बाय द सेलर एंड द बायर एग्रीज, ठीक है। बायर कैन हिमसेल्फ अपोर्शन द गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेलर, हाउ ऑल द गुड्स हैज टू बी एसर्टेन, मतलब आपको बेचने से पहले सेल अगर कंप्लीट होना है तो एसर्टेनमेंट तो कंपलसरी है, अनएसर्टेन गुड्स का सेल नहीं हो पाता। When the goods are not separately identified or ascertained at the time of making the contract of sale are known as unascertained goods. When the buyer does not select the goods for him from a lot of goods but are defined or indicated only by description, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो पाएगा ना अगर उसको अलग करके एसर्टन करके आपको अपोर्शन नहीं कर दिया जाएगा, अनएसर्टेन ही रखा जाएगा। हाउ कम कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड, डिलीवरी कैसे होगा। सेल ऑफ 25 चेयर्स फ्रॉम एन ऑफिस आउट ऑफ फॉर एन ऑफिस आउट ऑफ लॉट ऑफ 200 सच चेयर्स of the same design and quality. The goods are unascertain till 25 particular chairs are selected, ठीक है। मतलब जब तक वो 200 में से 25 चेयर अलग ना निकाले, दोज गुड्स आर अनअसर्टेन, ठीक है। अगर उनको सेल होने से पहले निकाल दिया गया कि ये 25 चेयर लेने हैं, दोज आर स्पेसिफिक गुड्स। सेल हुआ है, सेल होने के बाद उसको असर्टेन किया गया कि ये 25 सेल हुआ है, वी विल टेक दिस 25 चेयर्स, सेलर ने आपको असर्टेन कर दिया, दैट इज असर्टेन गुड्स। और अनएसर्टेन मतलब क्या, सेल हो चुका है कि ये डिस्क्रिप्शन के ऐसे वाले चेयर चाहिए लेकिन दे हैव नॉट बीन सेपरेटेड, दोज आर अनएसर्टेन गुड्स। When the 25 chairs are selected out of the lot, the goods are said to be ascertained. फ्यूचर गुड्स मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है, इस पर ज्यादा टाइम डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब कोई शिप से आने वाला है, कुछ आने वाला है। कंटीजेंट मतलब वैसा ही कि कोई शिप आने वाला है, अगर वो शिप आएगा तो उसके ऊपर कोई ज्वेलरी के आइटम्स है, मैं आपको वो भेज दूंगा, दीज आर कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। कंटीजेंट मतलब क्या, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन पता होगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग द विच डिपेंड्स ऑन सम कोलेटरल इवेंट, द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब वो पार्टीज के हाथ में नहीं है, इट इज अ कोलेटरल थिंग एंड वो होना ना होना पार्टीज के हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम में पास होना ना होना, इट इज इन योर हैंड, अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इट्स नॉट अ कंटीजेंट थिंग। लेकिन किसी दूसरे बंदे का पास होना ना होना, ठीक है, इस पे आप बेट कर सकते हो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कि वो पास होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आपके हाथ में नहीं है। चलो, सो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर मतलब क्या, लेट द बायर बीवेयर, मतलब जो बायर को चाहिए उसने, ही शुड इंश्योर हिमसेल्फ की क्वालिटी कैसी है, वो उन चीजों की उसके पर्पस के लिए वो सर्व होता है कि नहीं। बिकॉज अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो ही कैनॉट ब्लेम द सेलर कि मैं आपने ठीक मुझे चीजें नहीं दी। जैसे कि आप इडली करने के लिए दुकान में चले गए, आपको घर वालों मम्मी ने बोल दिया कि जाओ ये राइस लेके आओ जो इडली के लिए, तो आप चले गए और वो दुकान वाले को बोल दिया कि मेरे को ना बहुत बढ़िया वाला राइस दीजिए आप, ठीक है। आपने ये नहीं बताया कि इडली करने वाले आप, ठीक है, तो उसने बहुत बढ़िया समझ के आपको बासमती राइस दे दिया। सो बासमती राइस से तो इडली नहीं बनती। सो आप उसको ब्लेम नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू हैव नॉट टोल्ड हिम दैट यू वांट टू मेक इडली, फॉर दैट पर्पज यू नीड राइस। आपने बोला कि बढ़िया वाला राइस देना, इसलिए बढ़िया वाला उसने दे दिया। ये होता है कैविएट एम्प्टर। अगर, ठीक है, इस चीज में आपका नुकसान हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम सेलर। लेकिन अगर आपने उसको बता दिया है कि इडली के लिए चावल चाहिए और उसने बासमती दिया, देन इट इज मिस्टेक, क्योंकि आप यू आर रिलाइंग ऑन हिज जजमेंट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इसका, द डॉक्ट्राइन of caveat emptor, that is let the buyer beware, has some exceptions, like when the buyer explicitly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller, and the goods are of description which it is the course of the seller's business to apply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for the purpose। मतलब सेलर उन चीजों में काम करता है, उस बायर ने उसको सेलर को बता दिया, उसकी जजमेंट पे रिलाई कर रहा है, देन इट इज सेलर्स फॉल्ट। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेलेबिलिटी वेर द गुड्स आर अबाउट ऑन डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन से बाय किया, हापुस आम बाय किया और हापुस हापुस
के नाम पे आपको उसने केसर आम दे दिया या फिर और कुछ आम दे दिया, देन उसमें लेट द बायर बिहेवियर कैविएट एम्प्टर नहीं होगा, उसमें सेलर की गलती होगी बिकॉज गुड्स आर नॉट मैचिंग द डिस्क्रिप्शन। व्हेन सेलर कमिट्स फ्रॉड, कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब क्या, गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के फूड स्टेप होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने आम खा लिया और आप बीमार पड़ गए। आम का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये सारे एक्सेप्शन है तो कैविएट एम्प्टर, ठीक है। नाउ ओनरशिप, सेल इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर फॉर अ प्राइस, देयरफॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ट्रांजैक्शन सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब ही सेल है, मतलब ही ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, मतलब ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सारे एक ही चीज के नाम है। द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर सो एज टू कंस्टिट्यूट द बायर द रियल ओनर। व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, he become the real owner. Passing of property, प्रॉपर्टी कैसे पास होती है, व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी। सो गुड्स एसर्टन होने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मतलब स्पेसिफिक गुड्स है बिकॉज दे आर एसर्टन आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्रॉपर्टी विल बी पास्ड एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है लेकिन चीजें अभी उसके बाद एसर्टन करेंगे, तो जब गुड्स एसर्टन हो जाएंगे देन द प्रॉपर्टी विल बी पास्ड। इसलिए जब तक वो एसर्टन नहीं हो पाते, अनएसर्टन गुड्स है, खाली डिस्क्रिप्शन हुआ है, टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हुए है, सेल हुआ है लेकिन एसर्टन नहीं हुए, देन प्रॉपर्टी विल नॉट बी पास्ड अंटिल दोज गुड्स आर एसर्टन, ठीक है। सो in the contract for sale of unascertain goods, the property in the goods does not pass to the buyer unless and until goods are ascertain। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट बी was entitled to cut thick trees for more than 12 inches girth, the stumps of the trees after cutting had to be 3 inches high, it was held that the in timber that was cut could pass, it was held that the property in the timber that was cut could pass to be when the trees were felled, till the trees were felled they were not asset। मतलब मैंने मेरे बहुत सारे ट्रीज है, टिम्बर बेचता हूं मैं, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रीज मुझे 12 इंचेस के गर्थ में चाहिए, ऐसे डायमेंशन दिए, तो जब तक मैं मेरे पास के ट्रीज आइडेंटिफाई करके उसको कट नहीं करूंगा तो आपको एसेट नहीं हो पाएगा, बराबर। कट करूंगा तभी तो पता चलेगा कि ये आपके है, बाहर को बेचने, एसेटन करूंगा, तो एसेटन नहीं होंगे तब तक वो बेचा नहीं जाएगा, दे विल नॉट बी कॉल्ड एसेटन एंड प्रॉपर्टी विल नॉट बी पास्ड, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स के केस में क्या है, इन एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई पेमेंट का कंडीशन, डिलीवरी का कंडीशन नहीं है, अगर स्पेसिफिक गुड्स जो एसेटन ऑलरेडी है सेल से पहले, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि ये आम बेचने हैं और ये आम को पैक करके मैंने रखा है, मतलब एसेटन किया है, पैक करा मतलब क्या, एपोर्शन कर दिया, then property will pass as soon as contract is made. The property in the goods passes to the buyer when the contract is made and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery is postponed। मतलब एसेट स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब दे आर एग्रीड अपॉन आइडेंटिफाइड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसके बाद मैंने उसको डिलीवरेबल स्टेट में मतलब एपोर्शन करके आपको दे दिया, बायर को दे दिया, देन पैसे उसके मिले हैं, डिलीवरी उसकी पोजीशन चेंज हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर, पोजीशन जाना, डिलीवरी होना, पेमेंट होना, ये चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के लिए जरूरी नहीं है। एसेटलमेंट होना, एपोर्शनमेंट होना ऑन द अदर हैंड दे आर इंपॉर्टेंट। एक selected some party wears in retail showroom, he agreed to take the delivery next day, agreed to pay next week, the party wears are destroyed by fire that took place same day, the property in use has passed on to the buyer and he is liable to pay for it whether delivery is taken or not। मतलब आप किसी दुकान में, रिटेल शोरूम में चले गए, वहां पे आपने कुछ आपके कपड़े आपके कजिन के मैरिज के लिए आपने अच्छे अच्छे देख लिए, आपने उस दुकानदार को बोल दिया इसको अलग से रखना, मतलब क्या हो गया, एसर्टेनमेंट हो गया, आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक है, और उसने पैक करके, मतलब चलो ऑपरेशन किए या नहीं किया, अलग तो रख दिया, सेटलमेंट तो कर दिया, तो उसके बाद आपने बोला कि मैं पैसे कल दूंगा, डिलीवरी अगले हफ्ते दूंगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, वो दुकान, सारे कपड़े जल गए, आपके भी जल गए, देन आपके कपड़ों के पैसे आपको देने पड़ेंगे बिकॉज सेल हो चुका है, बिकॉज दोज गुड्स आर एज सर्टन नाउ एंड स्पेसिफिक गुड्स थे वो, इसलिए प्रॉपर्टी वाज पास्ड इवन दो यू हैव नॉट टेकन डिलीवरी, इवन दो यू हैव नॉट पेड फॉर इट। ओके, तो ये डाउट रहता है काफी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो एज सुन एज उनको डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाए प्रॉपर्टी विल बी पास्ड, ठीक है। जो टिम्बर का जो एग्जांपल था उसमें जैसे ही आप कट करके उसको डिलीवरेबल स्टेट में देंगे, डिलीवरेबल स्टेट में देना मतलब क्या, बायर को फोन करके बोल देना कि भाई रेडी है चीजें, आ जाओ, या फिर आपको कुछ करना है, जैसे कि चावल के दुकान में आप चले गए, चावल ये चाहिए
आपने एसर्टन कर लिए बायर से पूछ के सेलर ने। उसके बाद एपोर्शन करना मतलब क्या, उसको पैक करना, वजन करके पैक भी तो करना है, वो तो सेलर को ही करना है ना, ठीक है। सो और उसको बायर को देना या फिर उसको फोन करके बताना, इसको बोलते हैं टू पुट गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। पैकिंग करना, वजन करना, उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन द प्राइस। तो वेट करना, मेजर करना, टेस्ट करना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्टी विल नॉट बी पास बिकॉज दे आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। जब चेकिंग करेंगे उसकी, डिमांड में आप कभी भी जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, they check it and they sign the warranty card, then only property will pass to you, then only they are as certain. Okay. Un, unascertain goods, when there is a contract for sale of unascertain or future goods by description and goods of that description and in deliverable state are unconditionally apportioned to the contract either by seller with the assent of the buyer or with the buyer by the assent of seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer। चाहे तो आप ये धीरे धीरे करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन में थोड़ा थोड़ा फास्ट ही जाना पड़ता है ताकि ज्यादा पॉइंट्स कवर हो जाए। तो अनएसर्टेन गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है, जब सेल सेल जब वो आप क्या करेंगे, उसको एसर्टन करेंगे सेलर, बायर से पूछ के, बायर सेलर से पूछ के, और उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में लाएंगे, देन प्रॉपर्टी विल बी पास। एसर्टनमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द गुड्स आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर आइडेंटिफाइड एंड सेट अपार्ट। मतलब एसर्टन मतलब क्या, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो लिखा है उससे मैच करने वाली चीज अलग करे, आइडेंटिफाई करे, और सेट अपार्ट मतलब अलग करे। एसर्टनमेंट इज द यूनिलैटरल एक्ट ऑफ द सेलर, सेलर खुद करता है ये चीज, उसको खुद ही करनी पड़ती है। Appropriation involves selection of the goods with the intention of using them in the performance of the contract with the mutual consent of the seller। ठीक है। तो apportionment मतलब क्या, अलग निकाला है उसको, पैक करके डिलीवरी स्टेट में बाहर को देना, ठीक है। चलो, गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये आपको पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कुछ ऐसे चीजें हैं जो अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस पे है। तो जैसे आम का ही एग्जांपल दूंगा मैं, आम आपने बेच दिए, ठीक है, पूना में भेज दिए, कोल्हापुर से लगता है, तो पूना में जिसके पास भेजे उसको बोला कि तेरे को अच्छे लगे तो ठीक है रख लेना या फिर दे देना। तो कब कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, कब कब सेल हो जाएगा, तो वो अगर आपको फोन करके बोलता है या ईमेल करता है, मैसेज करता है कि भाई ठीक है मैंने एग्री कर लिया, ठीक है, मतलब एक्सप्रेसली आपको बोलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अगर वो एक्सप्रेसली बोलता नहीं है लेकिन उसका आम का ना काट के खा जाता है वो, देन उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैंने खा भी लिया और मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, सेल भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। खा लिया मतलब तुम्हें इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। या फिर रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, 1 2 3 महीना रख दिया आम, तो 3 महीने में तो खराब हो जाएंगे आम, तो भी, और उसने ना नहीं बोला है तब तक, तो भी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड ऑन सेल और अप्रूव्ड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने ना बोला है तो वो चीजें फिर से वापस लाने की जिम्मेदारी सेलर की है, बायर की नहीं है। बायर ने खाली ना बोलना है जैसे जैसे, अगर उसको नहीं चाहिए तो, अगर ना नहीं बोला रीजनेबल टाइम में या फिर स्पेसिफाइड टाइम में, दो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। ओके चलो, रिस्क प्राइमा फेसी प्रोसेस विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नॉर्मली जो रिस्क होती है चीजों की, तो वो प्रॉपर्टी के साथ, ओनरशिप के साथ, टाइटल के साथ ही जाती है, अनलेस एंड अनटिल सेलर एंड बायर हैव एग्रीड टू सम स्पेसिफिक अदर डेट और अदर टाइम। चीजें खराब होने से क्या होता है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड। मतलब मैंने आपको, मेरे खेत है, खेत में आम लगते हैं, ठीक है, तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई मेरे पास ये हापुस आम है, आपको बेच दूंगा 2 किलो। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय मुझे पता नहीं है लेकिन आम खराब हो चुके हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। गुड्स पेरिश्ड, पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सो अगर सेल नहीं हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, और एग्रीमेंट टू सेल के बाद, लेकिन सेल होने से पहले अगर खराब हो जाते हैं चीजें, तो सेलर की सेलर सेलर पे ही उसका डैमेज आएगा, बायर पे तो कोई है नहीं क्योंकि बायर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं, बराबर। द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज देयर बाय वॉइड। ठीक है, सेलर बायर उसमें क्या कर सकता है, मतलब ऊपर में भी बायर कुछ नहीं कर सकता था, नीचे भी बायर नहीं, सेलर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, ठीक है। अभी ये ओके,
In Denby Hamilton versus Baden Engineering Works Limited, contracted to purchase 30 tons of apple juice from B. Deliveries were to be made in a weekly truckload. B crushed the apples and put juice in cask for delivery. Cask मतलब jar. A delayed the taking the delivery. As a result, juice got deteriorated in quality. It was held that property in goods has passed to on to A. Accordingly, the loss will be borne by A only. मतलब ये एक केस लॉ था 1949 का, ठीक है, केस लॉ बोलते हैं उसको. ए कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज 30 टन्स ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम बी, मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से 30 टन्स ऑफ एप्पल जूस लेने का. आणि और डिलीवरीज वेयर टू बी मेड इन वीकली ट्रकलोड, हर हफ्ते ट्रकलोड में डिलीवरी डिसाइड हुई. बी बी ने एप्पल क्रश किए और उसको जार में भर दिया. ठीक है, मतलब क्या किया बी ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, उसके पास वो चीजों को एस सडन किया, अलग से एप्पल्स को निकाला, उसको क्रश करके अलग अलग जार में भर पे रखा, मतलब एस सडन कर दिया, अपोर्शन कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट में रेडी कर दिया. और ए को बता भी दिया कि भाई तेरा रेडी है, तू आ जा लेके जा. ए डिलीवरी लेने में देरी कर दी और उसकी वजह से जूस खराब हो गया, एप्पल जूस. तो अभी अभी किसकी गलती है, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में है, एसेटन करके बी ने जैसे तैसे पैकिंग करके उसको रख दिया, ए को बोल भी दिया. सो ए की गलती है, इसलिए लॉस शुड बी बोर्न बाय ए बिकॉज ऑलरेडी ओनरशिप एंड रिस्क हैज पास टू ए. ओके, तो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है चीजों को. हाँ, और एक चीज है, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, इसको बोलते हैं नेमो डैट क्वी हैबिट. तो ये बड़ा फेमस है, लैटिन प्रोवर्ब बोलते हैं उसको, काफी सारे लैटिन प्रोवर्ब अपने लॉ की किताब में है. नेमो डैट क्वी हैबिट मतलब जो जिसके पास नहीं है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, टाइटल जो जिसके पास टाइटल नहीं है वो उस टाइटल को ट्रांस दे नहीं सकता किसी और को. सिंपली इसका मीनिंग. क्वांटम मर्यूट है, क्वांटम मर्यूट मतलब जितना काम किया उसके पैसे दे दो. ठीक है, उसके बाद रेशो डिसिडेंडी मतलब कोर्ट का वो जजमेंट, जो मेन मेन जजमेंट है कोर्ट कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का. ऑबिटेड डिक्टा मतलब कोर्ट का मोरल सजेशन है. तो ये सारी चीजें आपको कैविएट एम्प्टर, तो ये सारे लैटिन प्रोवर्ब्स हैं, ये आते हैं सीएमए फाउंडेशन में, एक दो तो आते हैं. सो where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had. मतलब आपके पास अगर ओनरशिप नहीं है तो आप किसी और को ओनरशिप नहीं दे सकते unless and until you take the permission from the owner to sell them. ठीक है, सो nemo that qui habet means no one can give what he himself does not have. It means a non-owner cannot make valid transfer of property in the goods. If the title of the seller is defective, the buyer's title will also be defective. लेकिन इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है. ठीक है, जैसे क्या एक्सेप्शंस है इसके, क्योंकि ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट में कुछ एक्सेप्शन एंड सेफगार्ड, जो बायर गुड फेथ में परचेस करता है उसके लिए, गुड फेथ एंड कंसिडरेशन के साथ, खाली गुड फेथ नहीं, कंसिडरेशन मतलब पेमेंट भी बायर ने की जानी चाहिए, और गुड फेथ मतलब उसको पता भी नहीं होना चाहिए कुछ गड़बड़ है, तो उसको ओनरशिप ट्रांसफर होती है. जैसे कब, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट ने अगर सेल कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. इफ द ओनर ऑफ द कार डिलीवर इट टू एच, मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल एट नॉट लेस देन 20,000. ठीक है, एफ द ओनर ऑफ द कार डिलीवर टू एच और मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल, मतलब एफ जो ओनर है कार का, डिलीवर करता है एच को वो कार, जो मर्केंटाइल एजेंट है एफ का, कि भाई तू बेच दे, 20,000 से नीचे मत बेचना. एच सोल्ड अ कार टू के, मतलब एच ने क्या किया, के को बेच दिया, वो भी 15,000 में, मतलब एफ को, एफ ने जो बोला था वो किया नहीं. सो अभी इसमें एच की गलती है जो मर्केंटाइल एजेंट है, तो एफ कैन गो टू एच कि भाई तुमने क्यों उसके नीचे बेच दिया, तुम मेरे को 5,000 का नुकसान भरपाई दे दो. ठीक है, लेकिन के ने जो गाड़ी ली है 15,000 में और विदाउट विद गुड फेथ एंड विद कंसिडरेशन, तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप. ठीक है, एच पैसे लेके भाग गया, एच में से अप्रोप्रिएटेड द मनी, मतलब वो 15,000 भी लेके भाग गया. सो एफ कैनॉट गो टू के जिसने परचेस किया, और उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू 20,000 दे, वो लेके भाग गया, ऐसा नहीं बोल सकता. के हैज परचेस्ड इट इन गुड फेथ एंड विथ कंसिडरेशन, तो इसलिए एफ कैन ओनली रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम हिज एजेंट एच हु इज एट फॉल्ट. सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, यस, इस केस में भी नेनो डेट क्वी हैबिट का एक्सेप्शन है कि टाइटल उसके पास अकेले के पास नहीं है, जॉइंट ओनर के पास, लेकिन सबके साथ उसका जॉइंट ओनरशिप था. ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जॉइंट ओनर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स विद परमिशन ऑफ ऑल अदर ओनर्स, मतलब पोजेशन का परमिशन उसके पास था सारे ओनर्स के साथ. सेल का मे भी नहीं था, लेकिन फिर भी जॉइंट ओनर ने सेल कर दिया. ठीक है, विदाउट आस्किंग अदर ओनर्स, देन ऑल्सो इट इज ओके. जो गुड फेथ में लिया, कंसिडरेशन के साथ लिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको टाइटल मिल जाएगा.
हाँ, तो अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन पोजीशन देयर ऑफ अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 9। वॉइडेबल मतलब पता है ना आपको, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, ये सारी चीजों में मिस्टेक, ये सारी चीजों में जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। ठीक है। सो व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन पोजीशन, मतलब उसके पास पोजीशन है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट रिजाइंडेड एट द टाइम ऑफ सेल, द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स, मतलब जिसको सेलर ने फिर से बेच दिया, he will get a good title even though those goods were in voidable contract. A purchased a mobile set from B by fraud. A ने क्या किया, मोबाइल सेट परचेस किया बी से बाय फ्रॉड। ठीक है। सो नाउ इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है। ए हैज अवॉइडेबल टाइटल टू द मोबाइल सेट एट द ऑप्शन ऑफ बी, बराबर, क्योंकि बी इज द एग्रीड पार्टी। बिफोर बी कुड रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ए सोल्ड द सेम टू सी। ठीक है। मतलब बी से फ्रॉड, ए ने परचेस किया मोबाइल सेट बी से फ्रॉड करके, बी के ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने वो मोबाइल फिर से किसी और को सेल कर दिया। ठीक है। अभी नाउ व्हाट विल हैपन, ए सोल्ड द सेम टू सी विद हु परचेस्ड इट फ्रॉम ए इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज। सी हैज गुड टाइटल। अभी बी सी को नहीं पकड़ सकता, बी ए को जरूर पकड़ेगा कि तू पैसा पूरा दे और उससे रिकवरी लेगा, डैमेजेस भी लेगा, लेकिन सी को कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज द थिंग। आपका सब कुछ सेल हो गया। ठीक है, सेल हो गया, लेकिन जैसे लैपटॉप मैंने आपको भेज दिया लेकिन आपने डिलीवरी नहीं लिया, अभी भी पोजीशन मेरे पास पड़ा है, फिर मैंने और किसी को इसको सेल कर दिया, तो वो डिलीवरी जब मेरे पास हुआ है, मतलब सेल होने के बाद भी पोजीशन मेरे पास है, डिलीवरी आपने नहीं लिया था, फिर भी मैंने सेल कर दिया, तो वो दूसरे बायर को भी टाइटल मिल जाएगा अगर उसने गुड फेथ एंड कंसिडरेशन के साथ परचेस किया। ठीक है। ए सेल्स इज ब्लैकबेरी मोबाइल टू बी, ही प्रॉमिस टू डिलीवर द सेम आफ्टर 1 week, हाउएवर ए इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग इट टू बी सोल्ड इट टू सी who purchased it from A in good faith, C gets a title to it. सो ऐसा है, कुछ कुछ चीजें लॉजिकल नहीं लगे शायद, लेकिन लॉ अलग हो सकता है। सेल बाय एस्टोपल, whether by owner by his conduct or omission leads the buyer to believe that the seller has authority to sell, he is stopped from denying the fact afterwards. So जो ओनर है, ठीक है, मैं, मेरा दुकान है, सारी दुकान में लैपटॉप्स वगैरह का दुकान है, मेरी मालकी है, कोई और बंदा आ जाता है तो मैं उसके सामने, वो आप है मेरी दुकान में, मैं ओनर हूँ, मेरे सामने वो बंदा बोल रहा है, दिखा रहा है कि ही हैज अथॉरिटी टू सेल, मतलब एस्टोपल करता है, वो बोलता है कि मैं इनका एजेंट हूँ, आई कैन सेल, और मैं कुछ नहीं बोलता, देन उसके बोलने पे आपने खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए, देन आई कैन नॉट टेल कि आई डिड नॉट नो, ऐसा तो वो एजेंट तो है नहीं मेरा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय एस्टोपल हो जाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी ये एस्टोपल का टर्म आया था। ए टेल्स बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ए इज द एजेंट ऑफ सी, सी कुछ नहीं बोला, और फिर लेटर इफ ए सेल्स सीज गुड्स टू बी, बी सी कैनॉट डिस्प्यूट बीस टाइटल। सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, अगर फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स कुड नॉट रीजनेबली फाइंड द ट्रू ओनर और द ट्रू ओनर रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस फॉर द फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, मतलब आपका कुत्ता गुम हो गया, आपने किसी और को मिल गया, उसने ढूंढा, आप नहीं मिले, या फिर उसने कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए उस पर कुछ खर्चा किया और आप मिल गए और आप बोले कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा इसके, दो फाइंडर ऑफ लॉस गुड कैन सेल द गुड्स व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, मतलब कोई आम वाम है तो वो बेच सकता है, और उसने उतना खर्चा किया चीजों पे जो 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कुत्ते की प्राइस 3,000 है लेकिन उसने 2,000 का खर्चा कर दिया कुत्ते पे, तो अनलेस आप उसको पैसे वापस दे दो, अगर आपने नहीं दिए, तो ही विल बी एबल टू सेल, दैट इज सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इवन दो यू डोंट हैव द टाइटल। ठीक है। सो और कितना सेल ऑफ गुड्स का बचा है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, वीडियो मुझे लगता है 20-25 मिनट लंबी हो गई, लेकिन ठीक है, एक झटके में अगर पूरा खत्म कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। सो इसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या क्या है। सो बेसिकली इसेंशियल कंडीशंस क्या है, देयर शुड बी टू पार्टीज, एक सेलर है, बायर है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, खाली गुड्स ही है और कुछ उसमें मूवेबल गुड्स जो हमने डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो वो होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, एब्सोल्यूट ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, नॉट स्पेशल। इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट हो सकती है, डिलीवरी एट फ्यूचर डेट हो सकती है। प्राइस होना चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी प्राइस, विदाउट प्राइस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, और बाकी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है कि पार्टीज में साउंड माइंड होनी चाहिए,
माइनर नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। कंडीशंस एंड वारंटीज, और ये एक चीज कंडीशन मतलब क्या, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, जो बहुत मेन चीज है। इवन दो उसका नाम वारंटी है लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि ट्यूशन के बिजनेस में अगर सिलेबस सब्सटेंशियल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, एग्जाम से पहले, दैट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, बिकॉज वो कंडीशन है। हाँ, रिवीजन हो, टेस्ट लो ना लो, ठीक है, या फिर और कुछ कम ज्यादा हो जाए, दैट इज अ वारंटी, यू कैन क्लेम डैमेजेस फॉर इट। जैसे कि आपने एसी लिया, एसी ठंडा करता ही नहीं है रूम को, दैट इज मेन कंडीशन ना, ठीक है, लेकिन आपने एसी लिया, उसको उतना ठंडा नहीं करता वो, मतलब थोड़ा 1-2 डिग्री 3-4 डिग्री कम ज्यादा हो गया, ठीक है, एनर्जी ज्यादा खाता है, दैट इज अ वारंटी। सो कंडीशन इज द मेन स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। A condition is a stipulation. Condition is a stipulation मतलब it's a main rule in the contract, essential the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the treat the contract as repudiated or cancelled. Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim or damage but not right to reject the goods. तो वारंटी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, रिजाइन नहीं कर सकते आप, बट डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकती है पार्टी। ठीक है, वारंटी के ब्रीच, कंडीशन के ब्रीच को ब्रीच ऑफ वारंटी कह के डैमेजेस खाली क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके चला जा सकता है, लेकिन कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बोल सकते। मतलब छोटा छोटा अगर आपने क्राइम किया है तो उसको बड़ा नहीं बोल सकते, बड़ा क्राइम किया है उसको तो छोटा क्राइम बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन का ब्रीच होना इज अ बड़ा क्राइम। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी डिटेल एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी डिटेल एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन कौन से इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, आपका टाइटल ठीक होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी ने चुराई हुई चीज आपको दे दी। ठीक है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, अगर आपने डिस्क्रिप्शन के साथ एसी भेज दी है कि हम लोग हापुस आम बेच रहे हैं, हापुस आम, तो डिस्क्रिप्शन हापुस है तो आम भी हापुस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम कुछ और बेच रहे हो डिस्क्रिप्शन कुछ और है। कंडीशन एज टू सैंपल, आपने चावल बेच दिए सैंपल के साथ, लेकिन सैंपल कुछ और था, बल्क वाला चावल जो है, जो चावल आपको मिला वो कुछ और है, नहीं चलेगा, सैंपल के साथ मैच करना चाहिए। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ कि हापुस आम बेच रहे हो और सैंपल भी दे दिया, देन दैट एक्चुअल डिलीवरी शुड मैच विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दोनों से मैच करें, ऐसा नहीं है कि सैंपल के साथ मैच कर गया लेकिन डिस्क्रिप्शन सेम नहीं है, डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर गया लेकिन सैंपल सेम नहीं है, ऐसा नहीं, दोनों मैच करना चाहिए अगर डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों आपने दिए हैं। ठीक है, a seller undertake to supply 100 tons of java sugar warranted to be equal to the sample. The sugar when supplied correspond to the sample but is not java sugar. The buyer can cancel the contract, repudiate the contract, resign the contract. Condition as to fitness और क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर जो चीज के लिए नॉर्मली वो चीज लेते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर, वाटर जो है वो तो पीने के लिए लेगा ना, आम तो खाने के लिए लेगा ना, तो उन चीजों के लिए वो ठीक रहना चाहिए, वो कंडीशन है फिटनेस एज टू क्वालिटी। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में, जैसे कि अ वॉच विच विल नॉट कीप टाइम, मतलब बहुत बढ़िया घड़ी है लेकिन टाइम नहीं दिखाती अच्छे से, ठीक से नहीं दिखाती। कंडीशन कौन, कंडीशन एसी है, बहुत बढ़िया दिखता है लेकिन काम ही नहीं करता अपना। ठीक है, कोई फायदा नहीं, मोबाइल है लेकिन कॉल नहीं कर सकती, इट्स नॉट मर्चेंटेबल। कंडीशन एज टू वोलसमनेस, मतलब फूड स्टफ अगर आप दे रहे हैं तो इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वोलसमनेस, ऐसा ना हो कि खा के कोई बीमार पड़ जाए। तो ऑल दिस वेर इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन आप ध्यान में रखिए, एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब कंडीशन सारे दे देंगे, एक तो सारे वारंटी दे देंगे, एक कंडीशन डाल देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन, या फिर उल्टा कर देंगे। ठीक है, इम्प्लाइड वारंटी क्या है, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन। ठीक है, मतलब टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरा टाइटल आपका सेलर का डिफेक्टिव नहीं रहना चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वारंटी फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस मतलब क्या, कि इनकम्बरेंस मतलब क्या, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। नॉइज इन होटल रूम, मतलब होटल में रूम ले लिया, बाहर से कोई आवाज आ रही है, ठीक से सुन नहीं पा रहे, इट्स नॉट कंडीशन बट इट इज अ वारंटी, डैमेजेस कैन बी क्लेम। कंडीशन एज टू फिटनेस, ठीक है, वारंटी एज टू फिटनेस, सॉरी वारंटी एज टू फिटनेस, कंडीशन एज टू फिटनेस नहीं है, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी है, वारंटी एज टू फिटनेस है। मतलब एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू इग्नोरेंट बायर, मतलब कोई चीज अगर डेंजरस है, जैसे कि मोबाइल, ये कुछ भी आप ले रहे, तो वो बोला कि मोबाइल में थोड़ा सा ठीक से यूज करिए, डेंजरस है। ठीक है, या फिर जो बीड़ी सिगरेट जो लोग पीते हैं तो उस पर लिखा होता है ना, इट इज डेंजरस, तो ये नोटिस देना चाहिए सेलर में कि भाई ये डेंजरस है, दैट इज वारंटी। ठीक है,
ओके, तो परफॉर्मेंस कैसे होता है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट देयर ऑफ आर करंट कंडीशन। नॉर्मली डिलीवरी और पेमेंट एक साथ ही होनी चाहिए, लेकिन हालांकि इसको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी के तीन प्रकार है। एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है कि भाई ये आम लो, ये मोबाइल लो, एक्चुअल डिलीवरी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सिंबॉलिक मतलब क्या, सो सिंबॉलिक मीन्स जैसे कि फ्लैट बेच दिया मैंने या कार बेच दी, तो कार ऐसे उठा के तो नहीं दे सकता आपको, आई विल हैंड ओवर यू द कीज और आई विल हैंड ओवर यू द कीज ऑफ फ्लैट। तो बल्कि और इन बल्कि चीजों की डिलीवरी ऐसे होती है कि सिंबॉलिक होती है कि कोई मैं आपको चाबी दे दी या फिर कुछ और दे दिया, ठीक है, सिंबॉलिक। और कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव मीन व्हेन द थर्ड पार्टी, मतलब मेरे कुछ आम है एक गोडाउन में रखे हुए, वो गोडाउन किसी और का है, तो मैंने उस गोडाउन वाले को फोन कर दिया कि ये मैंने बेचा किसी और आदमी को, आपको बेचा है। तो वो गोडाउन वाला आपको फोन करके बोलेगा कि सर मेरे पास आम पड़े हुए हैं जो आपके लिए मैंने रखे हो। दैट इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि पोजीशन थर्ड पार्टी के पास है, पहले वो किसी और के लिए होल्ड करता था, अभी किसी और के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, ए सेल बी 50 बैग्स ऑफ व्हीट लाइंग इन सीज गोडाउन, ए गिव्स एन ऑर्डर टू सी आस्किंग हिम टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बी, सी असेंट्स टू सच ऑर्डर, मतलब अप्रूव करता है एंड ट्रांसफर करता है उसके बुक्स में, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं करता, उसके बुक्स में बी को ट्रांसफर करता है और बी को बताता है कि आपके लिए मैंने होल्ड करके रखा है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, सो मोड ऑफ डिलीवरी कैसी भी हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। कॉन्करेंट है नॉर्मली प्राइस का पेमेंट और डिलीवरी, लेकिन अलग अलग भी किया जा सकता है। पार्ट डिलीवरी होने से क्या होता है, देखो, पार्ट डिलीवरी मतलब क्या, आपने एक तो ज्यादा चीजें बेच दी, कम मतलब 2 डजन आपको साम बोले थे, आपने 1 डजन बेच दिया, 3 डजन बेच दिए। तो 2 डजन बोलने पे अगर 3 डजन मतलब ज्यादा भेजे, तो बायर के पास दो तीन ऑप्शन है, एक तो पूरा ले ले 3 डजन हापुस हम, पूरा ले ले और उसी प्रोपोर्शनल रेट में उसके पेमेंट कर दे पूरे 3 की, या फिर 2 रख ले, एक वापस कर दे, या फिर पूरा रिजेक्ट कर दे, तीनों ऑप्शन है। अगर ज्यादा डिलीवरी हुई है, कम डिलीवरी हुई है कि 2 बोला था एक ही भेजा है, तो एक ले ले, ठीक है, प्रोपोर्शनल पेमेंट कर दे, या फिर पूरा रिजेक्ट कर दे, दो ऑप्शन है। अलग अलग भेजा है यहाँ, 2 डजन हापुस जैसे बोले थे वैसे भेजे है, लेकिन 1 डजन केसरी केसर भी भेजा है, तो क्या होगा, तो देखो वो केसर का दाम आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप उसको नहीं ले सकते, आप 2 डजन चाहे तो हापुस ले लीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। बायर ने डिलीवरी के लिए अप्लाई करना है, सेलर खुद से कभी डिलीवरी नहीं करेगा, बायर शुड आस्क फॉर डिलीवरी, अदरवाइज डिलीवरी नहीं होगी तो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स शुड बी सोल्ड एज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब जहां पे सेल हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, वहीं पे आपको नॉर्मली डिलीवरी मिलनी चाहिए, अनलेस समथिंग एल्स इज एग्रीड। सो गुड्स आर सपोज टू बी टेकन बाय बायर ऑन एज इज वेयर इज बेसिस अनलेस एग्रीड। टाइम ऑफ डिलीवरी, रीजनेबल टाइम में डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी अटेम्प्ट ऑफ परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम में, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। इफ द डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी, टेंडर मतलब ट्राई, अटेम्प्ट ऑफ डिलीवरी इज नॉट एट रीजनेबल टाइम, मतलब रात को 2 बजे आके कोई हापुस आम दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, सो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज नॉर्मली बॉर्न बाय सेलर, लेकिन वो अपना कॉस्ट में वसूल कर लेता है प्राइस में, लेकिन दैट शुड बी बॉर्न बाय सेलर। ठीक है, रॉन्ग क्वांटिटी का डिलीवरी का तो मैंने आपको बता दिया। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का क्या मतलब है, देखो, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस एग्रीड, if the contract provide for installment delivery which are to be separately paid for and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installment, or buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more installment, it is in question in each case, मतलब आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट टू फैक्ट। ठीक है, सो export from Y 25 tons of paper October November shipment. Y shipped 20 tons in November and 5 tons in December. Since the goods have not delivered as per the contractual provisions, X is not bound to take the delivery, कि उसको पूरे चाहिए थे एक साथ। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। ठीक है, डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर, जैसे कि जोमेटो से आपने कुछ मंगा लिया, तो जो सेलर है उसने जोमेटो डिलीवरी बॉय को दे दिया, तो उसका काम हो गया, उसने डिलीवरी कर दी, दैट इज ट्रू डिलीवरी। ठीक है, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस, तो इफ द सेलर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट हिज ओन रिस्क एट द रिस्क ऑफ द बायर एट द प्लेस अदर देन वेयर दे आर सोल्ड, द बायर शैल टेक द रिस्क, मतलब सेलर कहीं और पे बनाता है चीजें और बायर ने कहीं और डिलीवरी मांग ली उसकी, बायर बोला मैं रिस्क ले लूंगा आप भेज दीजिए कहीं पे, तो इट इज ऑब्वियसली बायर रिस्क। अगर बायर के कहने पे सेलर कहीं और भेज रहा है, नॉर्मली जहां पे डिलीवरी करता नहीं वहां दे रहा है, इट्स बायर्स रिस्क। बायर के पास एग्जामिनेशन का राइट है,
इट शुड बी गिवन बाय सेलर। सो ऐसे करके राइट ऑफ अनपेड सेलर देखिए। सो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, सो चार पांच प्रकार के राइट्स हैं। अभी आई थिंक दिस इज लास्ट लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस सेल ऑफ गुड्स, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यस यस, खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या है? सो दो तरीके के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स है, राइट्स अगेंस्ट द बायर है। तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स मतलब क्या? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बोला है, मतलब क्या सेल हो चुका है लेकिन पैसे इसके नहीं मिले। ठीक है, सेल हो चुका है, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। सो चार तरीके के राइट है। राइट ऑफ लियन मतलब सेल भी हुआ है लेकिन पोजीशन आपके पास, लैपटॉप मैंने आपको भेज दिया, सेल हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन पेमेंट आपने किया नहीं। ठीक है। और पोजीशन मेरे मेरे पास है। तो अगर आई एम अनपेड सेलर, थोड़ा पूरा अनपेड या थोड़ा अनपेड, और पोजीशन मेरे पास है, तो आई कैन होल्ड दिस लैपटॉप टू, मतलब खुद के पास रख सकता हूं जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। इसको बोलूंगा राइट ऑफ लियन। लियन इज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ प्राइस व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कुछ नहीं है, या फिर क्रेडिट दिया है बट पीरियड ऑफ क्रेडिट, मतलब 30 दिन का क्रेडिट दिया था लेकिन 30 दिन खत्म हो गए, देन आई एम अनपेड। एंड वेयर बायर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब सेल हुआ है, पोजीशन मेरे पास है, लेकिन पेमेंट नहीं मिला है और मुझे पता चला कि बायर इज अनसॉल्वेंट, तो फिर भी मैं अनपेड हो गया ना, क्योंकि इंसॉल्वेंट बंदा तो पैसा देगा नहीं। तो ये तीनों केस में आई कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए द ओनरशिप मस्ट हैव पास टू द बायर, सेल हो चुका है, ओनरशिप जा चुकी है, गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर, एंड वोल और पार्ट ऑफ द प्राइस इज अनपेड। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर राइट ऑफ लियन की अगली वाली स्टेप की इवन दो यू आर अनपेड, सेल हो चुका है, लेकिन आपने वो क्या किया है, ट्रांजिट में, मतलब कुरियर वाले के पास या फिर किसी के पास डिलीवरी करने के दे दिया है, मतलब आपने पोजीशन गवा चुके हैं आप। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस: सेलर मस्ट बी अनपेड, द गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिलीवर्ड टू द बायर, डिलीवरी हुई नहीं है, प्रोसेस में है, बायर मस्ट हैव सम बिकम इंसॉल्वेंट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव पास टू द सेलर फ्रॉम बायर, तो ये भी सेल होने के बाद ही। राइट ऑफ रीसेल, एन अनपेड सेलर मतलब जिसने राइट ऑफ लियन किया है, राइट ऑफ या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, ठीक है, राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ही कैन रीसेल इट वेयर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, where the seller expressly reserves the right of resale in case of buyer makes default in payment, where seller has exercised his right of lien or stoppage in transit and gives notice to the buyer of his intention to resell। क्योंकि राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होने के बाद या फिर गुड्स पेरिशेबल है और पैसा आपका मिला नहीं है, तो आप बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। बायर के अगेंस्ट क्या राइट है? सूट फॉर प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस आपने दिया है, मतलब आपने चीजें डिलीवर की है, प्राइस आपको नहीं मिला तो प्राइस वसूल कर सकते हैं। डैमेजेस आपको जो है आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर लेट से पेमेंट मिला तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खत्म। ठीक है, और ठीक है, कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ लीजिए। थैंक्स।